भाजपा के मकामी नेताओं का फैसला था और जेडीयू के गैर मुस्लिम लीडरों का भी फैसला था कि नहीं, हम सब गोलबंद होकर क्या कहते हैं कांग्रेस को दे दें, चूंकि कांग्रेस की तरफ मुसलमानों का रुझान था। लेकिन राहुल गांधी का चेहरा देखकर लोगों ने, मुसलमानों ने कांग्रेस को भी बहुत वोट दे दिया और ये 37% इकट्ठा जो वोट गया वो कांग्रेस जो है लीड कर गई। ये माधवी लता चर्चित उम्मीदवार रही है। चुनाव में बहुत कुछ उलटफेर होता है, चुनाव में बहुत सारी शिकायतें आती हैं, उसका संज्ञान भी चुनाव आयोग लेता नहीं लेता ये तो अब देश देख ही रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। माधवी लता की कई शिकायतें आई, कार्रवाई हुई नहीं हुई ये तो वैसी साहब अब समझेंगे, वहाँ के लोकल लोग समझेंगे। लेकिन वो सब जो वो इशारा हुआ ऐसे वाला और ऐसे वाला जिससे वो छाई रहे, ये कहना बिल्कुल सच है कि माधवी लता पहली ऐसी प्रत्याशी थी ओवैसी साहब के खिलाफ जो बहरहाल चर्चे में बनी रही पूरे चुनाव में, और पूरे चुनाव में इस तरह से चर्चे में बनी रही कि लग रहा था कि कांटे का टक्कर दे रही है। लेकिन परिणाम ये बताता है कि कांटे उटे का टक्कर हुआ नहीं, चुनाव वैसा ही हुआ, बल्कि मार्जिन बढ़ता गया। मार्जिन कभी जीत का घट कम नहीं हुआ ओवैसी साहब का, ये रिकॉर्ड है। 4 में जितना वोट आया था, 9 में उससे ज़्यादा वोट, 14 में उससे ज़्यादा वोट, 19 में उससे ज़्यादा वोट, ये MIM का वोट प्रतिशत वहाँ लोकसभा में बढ़ा है, हैदराबाद लोकसभा सीट पर। तो इसलिए माधवी लता ने क्या किया, अब इस सब पर चर्चे का कोई समय रहा नहीं। माधवी लता ने जो किया वो वहाँ के लोगों ने उसको दे दिया रिटर्न गिफ्ट। हर प्रत्याशी कुछ न कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे वो मशहूर हो जाए। शोहरत, इज्जत, दौलत यही तो एक इंसानी फितरत है। तो शोहरत मिलने के लिए एक प्लेटफॉर्म था कि भाजपा ने टिकट दे दिया, ये बड़ी बात थी माधवी लता के लिए कि भाजपा ने टिकट दे दिया। उसके बाद जो वो साड़ी पहनी और वो जो ड्रेस बनाई और वो जो पूरा मेकअप उसका था और वो जो पूरा बॉडी लैंग्वेज था, वो चुनाव में चर्चे का विषय बना रहा। मशहूर वो होती रही, सोशल मीडिया ने भी कवर किया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी खूब जगह दी, खूब हाईलाइट किया गया, खूब उछाला गया। लग रहा था ओवैसी साहब सीन से आउट हो चुके हैं, ये सब तो लग रहा था। लेकिन ओवैसी साहब के तमाम विधायक, तमाम काउंसलर, जो कारपोरेटर है वो सब लगे हुए थे, पूरा MIM का सेटअप लगा हुआ था, वो अपना काम कर रहा था। बस ओवैसी साहब ने लड़ा है। ऐसे ही चुनाव होना चाहिए कि एक चिल्ला रहा सोशल मीडिया पर, जबकि मीम MIM का सोशल मीडिया पर बहुत बेहतरीन पकड़ है, लेकिन इस चुनाव में ओवैसी साहब ने सोशल मीडिया से बहुत हद तक दूरी बनाकर रखी थी और काम पर ज्यादा फोकस रखा था, और माधवी लता ने मीडिया पर ज्यादा फोकस रखा था। तो वो मीडिया में ही निमट गई और असदुद्दीन ओवैसी जमीन पर आकर वोट लेकर संसद पहुंच गए। तो ये असल मुद्दा है और ये सब लोग चाहते हैं कि हम फोकस मेरा हो जाए, और हारने वाले ज़्यादा चाहते हैं कि हम तो हार ही रहे हैं, कम से कम मशहूर तो हो जाएं। तो माधवी लता उसी पैटर्न पर काम कर रही थी। सर, अगर बिहार की बात करें तो बिहार के किशनगंज में क्या कारण रहा हार का? देखिए, किशनगंज में क्या हुआ कि वहाँ पहले त्रिकोणीय मुकाबला था। त्रिकोणीय मुकाबला अगर ट्रायंगल इक्वल होता तो अख्तर अली मान साहब जीत जाते। ऐन मौके पर वहाँ जो भाजपा, वहाँ के समीकरण को समझना कि 63% माइनॉरिटी वोट है, तो लगभग 37% जो है वो मेजोरिटी यानी नॉन मुस्लिम वोट्स हैं, ये कह ले हिंदू वोट्स हैं, मान ले सीधे सीधे। तो वो निर्णायक वोट हैं 37%, वो जिधर जाएंगे बैलेंस उधर बनेगा। जैसे दूसरे सीटों पर मुसलमान जिधर जाता है बैलेंस उधर बनता है। तो आप किशनगंज में तीनों मुस्लिम कैंडिडेट, जेडीयू से भी मुस्लिम, कांग्रेस से भी मुस्लिम और MIM, शुरू के दौर में लगा कि ये जो 37% है नॉन मुस्लिम, ये जेडीयू में जाएगा क्योंकि भाजपा जेडीयू का अलायंस है। लेकिन वहां ऐन मौके पर टॉप लीडर जो भाजपा के थे, यहां तक के RSS के भी जो लीडर थे, उनकी मीटिंग हुई थी और यह तय हुआ कि नहीं, जेडीयू की तरफ मुसलमान नहीं जा रहा। तो अगर मुसलमान नहीं जा रहा और सिर्फ हम देंगे भी तो जेडीयू नहीं जीतेगी, MIM जीत जाएगी। तो MIM को रोकने के लिए हमको गोलबंद होकर कांग्रेस की तरफ जाना, यह RSS के मकामी नेताओं का फैसला था, भाजपा के मकामी नेताओं का फैसला था और जेडीयू के गैर मुस्लिम लीडरों का भी फैसला था कि नहीं, हम सब गोलबंद होकर क्या कहते हैं कांग्रेस को दे दें, चूंकि कांग्रेस की तरफ मुसलमानों का रुझान था। यानी MIM और कांग्रेस में ही असल बंटवारा होना था। ये जमीन पर लग रहा था कि बिल्कुल टक्कर में कांग्रेस और MIM है। वैसे में जेडीयू के जो जीतने की संभावनाएं थी वो उसी वक्त खत्म हो गई जब ये 37% इधर मूव करने की तैयारी करने लगा, और हुआ भी वही पोल। यानी भाजपा का जो कोर वोटर था वो सब कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर हो गया, और कांग्रेस का प्रत्याशी जो किसी भी तरह से लोकप्रिय नहीं था, बल्कि लोग शिकायत
थे, लेकिन राहुल गांधी का चेहरा देखकर लोगों ने, मुसलमानों ने कांग्रेस को भी बहुत वोट दे दिया और ये 37% इकट्ठा जो वोट गया वो कांग्रेस जो है लीड कर गई। लेकिन बहरहाल अख्तर उल ईमान लड़ाई में है, पूरा डेटा देखिए, रेस से बाहर नहीं है, ट्रायंगल करने की पूरी कोशिश अख्तर उल ईमान साहब ने की है। ये बदकिस्मती है किशनगंज की कि अख्तर उल ईमान साहब को विधानसभा तो भेज दिया, पटना तक तो पहुंचा दिया बाय रोड, लेकिन बाय प्लेन दिल्ली नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अब क्या किशनगंज के लोग सोचते हैं, मैं तो गया था मौके पर, मैं लोगों को समझाया बुझाया भी था, मैंने मंच भी साझा किया था एमआईएम का। मेरी कोशिश थी कि अख्तर उल ईमान साहब जीते, एक अच्छे बेबाक मुकर्रिर हैं, क्या पता इनके इस सीट के जीतने से लोकसभा में एक बोलने वाला बेहतरीन लीडर जो है और बढ़ जाए, इजाफा हो जाएगा। और सीमांचल के मुद्दे पर ही नहीं, तमाम मुद्दों पर अख्तर उल ईमान बोलते हैं अच्छा, तो इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि अख्तर उल ईमान साहब जीते। सो ऐसा हो नहीं सका, बदकिस्मती। आज सुबह भी किशनगंज के किसी शख्स से मेरी बात हुई और मैंने कहा आप लोग बदनसीब हैं कि एक नया प्रयोग नहीं करते, उसी घिसी पिटे चेहरे को फिर आपने जिता दिया जिसको नहीं जीतना चाहिए था। तो अब उसको हम लोग कुछ कर नहीं है, तो जनता का फैसला है। समीकरण तो ज़मीन पर तैयार होता है, वो तो मकामी वोटर तय करते हैं। बाहर के लोग तो सिर्फ मोटिवेशन के लिए जाते हैं, वो अपना जाके समझाते हैं, बुझाते हैं, कोशिश करते हैं, उनको गोलबंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश तक तो वो हैं, लेकिन फैसला तो मकामी लोग ही लेंगे। सो मकामी लोगों ने जो फैसला लिया, बहरहाल उस फैसले का हम एहतराम करते हैं, फैसला सही हो या गलत, लेकिन किशनगंज की आवाम से हम अपील करते हैं कि अख्तर उल ईमान साहब जैसे लीडर को आप मजबूत करने में कहीं चूकें नहीं आने वाले दिनों में।